हेलो फ्रेंड्स, तो आज चैनल फिजिक्स ट्यूब पे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट 5 करेंगे, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक चार्ज रिंग की एक्सिस पे। पहले हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, ये आपके बोर्ड के लेवल का हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लेंगे जिस पे सवाल पूछे जा चुके हैं मेंस में, नीट में, उन्हें करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग अगर रिंग पे चार्ज बराबर से नहीं फैला हुआ, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग नहीं हुई, ठीक, तो फिर क्या किया जा सकता है फील्ड निकालने के लिए, इसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने ये एक रिंग है और रिंग का रेडियस a है, ये रिंग का सेंटर है, ये उसकी एक्सिस है और एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। रिंग पे टोटल चार्ज q के बराबर दिया हुआ है। तो पहली बात, ये रिंग हमें गोल क्यों नहीं दिख रही भैया? देखिए, गोल इस वजह से नहीं दिख रही है क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं। अगर इसको हम सामने से देखें तो हमें एग्जैक्टली बिल्कुल गोल दिखाई देगी क्योंकि रिंग है और इस पे चार्ज बराबर से फैला होगा। ये इसका सेंटर होगा और ये लाइन जो इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और सेंटर से आ रही होगी, ये इसकी एक्सिस होगी। तो एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। अब देखिए, हमारे पास अभी तक सिर्फ एक चीज की फील्ड का फॉर्मूला है और वो है चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल की फील्ड हम जानते हैं, चार्ज क्यू r डिस्टेंस पे फील्ड बनाता है 1/4πε0 q/r²। अगर पॉजिटिव हुआ तो अपने से दूर बनाता है, नेगेटिव हुआ तो अपनी ओर बनाता है। तो हम ये फॉर्मूला तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं फील्ड पे, फील्ड निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई चार्ज पार्टिकल तो है नहीं, इसमें चार्ज देखिए पूरी लेंथ पे फैला हुआ है। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्योंकि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज एक लेंथ पे फैला हुआ है, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले को नहीं यूज कर सकते यहाँ पर फील्ड निकालने के लिए। तो फिर क्या किया जाए? देखिए, हम मान सकते हैं कि ये छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है, वेरी स्मॉल पार्ट्स, और क्योंकि टोटल चार्ज क्यू है तो एक छोटे से पार्ट पे थोड़ा सा चार्ज होगा, उसे हम dq कह दे रहे हैं, राइट। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है, एलिमेंट्री पार्ट्स, तो सब पे थोड़ा थोड़ा चार्ज होगा dq। अब ये इतने छोटे छोटे हैं कि इनको तो हम चार्ज पार्टिकल मान सकते हैं। तो ऐसा ही करेंगे हम लोग, किसी एक चार्ज पार्टिकल की वजह से पहले फील्ड निकालेंगे, फिर देखेंगे कि बाकी पार्टिकल्स कितनी कितनी फील्ड बना रहे हैं, फिर सबकी फील्ड का हम नेट निकालेंगे। तो हमने यहां पर छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले लिया, पोर्शन ले लिया, और इसमें थोड़ा सा चार्ज है dq। अब ये dq लिखने का तरीका है कि dq रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल चार्ज, एक मैथमेटिकल तरीका लिखने का। तो dq, हम इस छोटे से पार्ट को जिसकी वजह से फील्ड निकालेंगे, क्योंकि पॉजिटिव है तो अपने से दूर बनाएगा और थोड़ी सी फील्ड बनाएगा तो de लिखा जाएगा। और क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रहा है, बहुत छोटा सा है, तो हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को de को ऐसा लिख सकते हैं 1/4πε0, उसे k लिख देंगे, फिर चार्ज अपॉन इससे डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि अभी हम इसकी फील्ड निकाल रहे हैं तो इसका इससे डिस्टेंस लेंगे। तो ये डिस्टेंस होगा, देखिए, √a² + x², पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां पर क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होना है तो रूट हट जाएगा, तो ये मिला a² + x²। तो ये थी हमारी फील्ड, इस छोटे से पोर्शन की, छोटे से पार्ट की फील्ड de। अब देखिए नीचे वाली फिगर में, इस पार्टिकल से जो दूरी है वही सभी पार्टिकल से दूरी है, राइट। तो इसका मतलब सभी पार्टिकल फील्ड इतनी ही बनाएंगे, बट सबकी दिशा अलग अलग होगी। जैसे ये वाला इधर बनाएगा, इधर जो पार्टिकल होगा वो ऐसे फील्ड बनाएगा, इधर जो पार्टिकल होगा ये ऐसे फील्ड बनाएगा, वही अपने से दूर क्योंकि पॉजिटिव है। यहां पर जो होगा वो ऐसे फील्ड बनाएगा। तो सबकी फील्ड तो वही रहेगी, बट सबकी फील्ड की दिशा अलग अलग रहेगी। तो नेट कैसे निकाला जाए? तो नेट निकालने के लिए हम रिजॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग एक्सिस के अलोंग और एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी इस फील्ड के दो पार्ट्स निकाल लेंगे, इधर और इधर। तो इस एंगल को चलिए थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें। तो ये de है, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा de cos थीटा, और इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा de sin थीटा। अब ये हम लोग वेक्टर्स में देख चुके हैं, वेक्टर को रिजॉल्व जब करते हैं तो ये रिजल्ट मिलता है हम लोगों को। तो ये आ जाएगा हमारा एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट और एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट।
अब देखिए इस डी क्यू के ठीक सामने एक और थोड़ा सा चार्ज होगा, पोर्शन होगा, इस पे भी चार्ज डी क्यू ही होगा। जैसे ये है तो इसके ठीक सामने वाला ये भी इतनी ही फील्ड बनाएगा, बट दिशा इधर रहेगी डीई। तो अब इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, सिमेट्री है सिचुएशन में। तो इसका भी दो कंपोनेंट आएगा, डीई का इधर आएगा डीई कॉस थीटा और इधर आएगा डीई साइन थीटा। अब देखिए साफ क्लियर है कि दो आमने सामने वाले चार्ज एलिमेंट जैसे ये और ये, इनकी फील्ड का जो डीई साइन थीटा वो क्या करेगा, कैंसिल कर जाएगा। और ये बात सभी आमने सामने वाले, आमने सामने का मतलब डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड वाले, ये बात सभी आमने सामने वाले चार्ज एलिमेंट के लिए लागू होगी कि जैसे इन दोनों का, इसका और इसका डी साइन कैंसिल कर गया, वैसे इन दोनों का भी डी साइन कैंसिल कर जाएगा, इन दोनों का भी डी साइन कैंसिल कर जाएगा, यानी जो बिल्कुल डायमीटर पे आमने सामने आएंगे। तो जो नेट फील्ड होगी उसके लिए हमें करना यह पड़ेगा कि जितने भी चार्ज एलिमेंट हैं उन सब का डीई कॉस डीई कॉस डीई कॉस डीई कॉस जितना भी आएगा सबको हमें ऐड करना होगा। यानी कि नेट फील्ड पाने के लिए हमें यहां पर इंटीग्रेट कराना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा सारे डी कॉस थीटा को, यानी जितने भी चार्ज एलिमेंट है सबका डी कॉस थीटा में ऐड करना पड़ेगा। तो हो गया डेरिवेशन रिजॉल्विंग along and perpendicular to axis, कॉमा वी गेट, हमें मिल जाएगा नेट फील्ड E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, यानी जितने भी चार्ज एलिमेंट हैं सबका डीई कॉस डीई कॉस डीई कॉस ऐड हो जाएगा। अब इसी में वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, डी कितना आया था, वो आया था के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए सब कुछ इसमें कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट है, ये रिंग का रेडियस है, स्मॉल ए जो कांस्टेंट है, एक्स सभी चार्ज एलिमेंट के लिए सेम होगा, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो एक्स सभी के लिए सेम है, चाहिए वाला चार्ज एलिमेंट हो चाहिए वाला चार्ज एलिमेंट हो, तो एक्स भी कांस्टेंट हो गया, थीटा भी कांस्टेंट होगा, इस वाले के लिए थीटा है तो इसके लिए भी थीटा है, तो सभी आमने सामने वाले थीटा का एंगल बनाएंगे, तो थीटा भी कांस्टेंट होगा, तो हम के, क्योंकि कोण बन रही है तो थीटा कांस्टेंट होगा, तो के कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी क्यू। अब सारा डी क्यू जोड़ना है, यानी यहाँ पे मतलब ये हुआ कि अब हमें सिर्फ सबका, केवल सबका डी क्यू ऐड कर देना है। तो अब सारा डी क्यू ऐड करेंगे तो हमें क्यू मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा। देयरफॉर ई इज इक्वल टू के, क्यू को यहाँ लिख दे रहे हैं, डी क्यू का क्यू हो जाएगा, फिर क्यू को इधर लिख दे, कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इस एक्सप्रेशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। देखिए जैसे हम अगर आगे जाएं एक्सिस पे, पीछे जाएं, तो एक्स भी बदलेगा और थीटा भी चेंज होता रहेगा, राइट। जैसे यहाँ पर थीटा छोटा है, यहाँ पर हो तो थीटा बड़ा हो जाता है, राइट। तो अगर हम आगे पीछे करेंगे तो थीटा भी वेरिएबल होगा और एक्स भी वेरिएबल होगा, तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हम कॉस थीटा की वैल्यू उठा के रख देंगे, जो कि एक्स के टर्म्स में निकाली जा सकती है बड़ी आसानी से। तो देखिए ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो cos थीटा देखिए हमें मिलेगा, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम इसमें रख देंगे, चलिए इसको हम कह देते हैं, इसको कह दें 1, इसको कह दें 2, तो 2 में पुट करते हैं, पुट इन टू, तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी के बगल में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1 है, फिर इसी पे पावर 1/2 है, दोनों पावर एड अप हो जाएगी और फाइनल रिजल्ट ये आएगा के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। और इस फील्ड की दिशा किधर आई है, एक्सिस के अलोंग
एक्सिस। फील्ड पॉजिटिव चार्ज हुआ रिंग पे तो इधर होगी नेट फील्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो फील्ड उधर जाएगी। यहाँ पे मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से, और वो ये कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर डेरिवेशन में स्टेप्स भूल जाते हैं, ध्यान में नहीं रहती है। तो देखिए, आदमी भूलता तब है या भूलने के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जब आदमी किसी चीज़ को याद करता है। अगर ये क्लियर है कि ये स्टेप क्यों लेनी है तो भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इसको अक्सर बच्चे याद कर लेते हैं कि अब कॉस थीटा को हम रखेंगे ये, तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए, अगर यही चीज़ आपको क्लियर हो कि क्यों हमें अब कॉस थीटा को बदलना है एक्स के टर्म्स में, ठीक है, तो आप कम भूलेंगे। क्यों बदलना है कॉस थीटा को? क्योंकि अभी जो एक्सप्रेशन आया है इसमें दो अलग अलग वेरिएबल हैं, आगे पीछे जाएंगे तो थीटा भी बदलेगा और एक्स भी बदलेगा, राइट? तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम करेंगे ये कि भाई इस वेरिएबल को भी एक्स के टर्म्स में लेके आएंगे। तो अब ये चीज़ याद रहेगी हम लोगों को, या इस चीज़ के याद रहने के चांसेस ज़्यादा हैं कि हम क्यों कॉस थीटा को बदल रहे हैं एक्स के टर्म्स में, ताकि एक ही वेरिएबल मिले हम लोग को एक्सप्रेशन में, फाइनल आंसर में। अब हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के देखेंगे कि और क्या क्या डिटेल्स मिल सकती हैं हम लोग को, यूजफुल डिटेल्स मिल सकती हैं इस रिंग की फील्ड को लेके। तो ये रिजल्ट हमारे पास आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बनेगी। अब देखते हैं इसको, स्पेशल केसेस लिख लीजिए। पहला, अगर हम सेंटर पे हों, एट सेंटर, तो सेंटर पे देखिए x 0 होगा, और x 0 होगा तो 0 रखिएगा तो फील्ड 0 आ जाएगी। दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू 0। और बिल्कुल लॉजिकल बात भी है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये चार्ज बराबर से फैला हुआ है। अगर सेंटर में है तो देखिए ये वाला चार्ज एलिमेंट अपने से दूर इधर फील्ड बनाएगा बोर्ड की ही प्लेन में, और इसके ठीक सामने वाला बिल्कुल इसका उल्टा बनाएगा बोर्ड की ही प्लेन में। तो ये दोनों की फील्ड कैंसिल हो जाएगी। ऐसे जितने भी आमने सामने वाले पेयर बनेंगे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड वाले पेयर, वो सब एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर देंगे। तो ये तो फिजिक्स हो गई कि भाई क्यों फील्ड 0 आ रही है, और ये मैथमेटिकली भी देखा हम लोगों ने कि भाई x 0 रखेंगे तो e कितना आएगा, 0 आएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट कि अगर हम काफ़ी दूर निकल जाएं, काफ़ी दूर से यहाँ पे मतलब जो रिंग का रेडियस है स्मॉल है, इसके कंपैरिजन में काफ़ी आगे निकल जाए। जैसे कि मान लेते रेडियस है 10 सेंटीमीटर और हम 2 मीटर 3 मीटर की दूरी पे चले गए, तो अब इस 2-3 मीटर के सामने 10 सेंटीमीटर का कोई महत्व नहीं रहेगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये मिलेगा फॉर x वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a, कॉमा, तो हमें क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर के सामने a स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो a स्क्वायर neglected as compared to x square। therefore देखिए हमें फील्ड इतनी मिल जाएगी। हम तो पहले a को नेग्लेक्ट करेंगे हम लोग, तो आएगा x स्क्वायर की पावर 3/2, तो नीचे 2 2 कट जाएगा, x क्यूब बचेगा, फिर एक कट के ये आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो बड़ा जाना पहचाना रिजल्ट आ गया। जाना पहचाना क्या है भाई इसमें? जाना पहचाना ये है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है Q, अपने से x डिस्टेंस पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी ये रिंग अगर हम काफ़ी दूर निकल जाएं इसके रेडियस कंपैरिजन में, तो दूर के पॉइंट के लिए बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की जैसा बिहेव करेगी, और बिल्कुल सही भी है। इतनी बड़ी सी रिंग है, इसमें आप दूर निकल गए काफ़ी, तो दूर से देखने पे कैसा बिहेव करेगी, एक पॉइंट चार्ज की जैसा बिहेव करेगी। तो किसी डिस्टेंट पॉइंट के लिए रिंग बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज, बिहेव्स एज व्हाट, पॉइंट चार्ज। तीसरा पॉइंट, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी अब हम रेडियस के कंपैरिजन में दूर नहीं गए, अब हम दूर ही चले गए, इन्फिनिटी निकल गए, बहुत दूर, राइट। तो वहां जाके इस रिंग की फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, या रिंग का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इसका मतलब x जब इन्फिनिटी होगा तो फील्ड 0 आनी चाहिए। अब किस फॉर्मूले में रखा जाए x को इन्फिनिटी? अगर आप इसमें रखेंगे तो देखिए आपको इनडिटर्मिनेट रिजल्ट मिलेगा, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इट इज इनडिटर्मिनेट, इसे हम डिटर्मिन ही नहीं कर सकते हैं। फिर क्या किया जाए? तो अब एक काम किया जाए कि भाई हम x की वैल्यू इसमें ना रखें, हम ये कहेंगे भाई जब x काफी बड़ा होगा a के सामने, तो फिर ये फॉर्मूला इसमें बदल जाएगा। अब इसमें हम रखेंगे x को इन्फिनिटी,
तो हमें E 0 मिल जाएगा। दिस अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल टू 0। अब जो फोर्थ पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसमें देखते हैं क्या होगा। देखिए सेंटर पे फील्ड 0 होगी, हम सभी जानते हैं, भी देखा भी था। आगे आएंगे तो फील्ड मिलेगी इस फॉर्मूले से, फिर जब बहुत दूर इन्फिनिटी चले आएंगे तो फील्ड 0 हो जाएगी इन्फिनिटी जाने पे। इसका मतलब फील्ड में वेरिएशन कुछ ऐसे होगा, अगर हम सेंटर से आगे बढ़ें तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया x, जब x 0 यानी जब हम सेंटर पे हैं तो फील्ड 0 है, फिर आगे बढ़ेंगे x बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगी कुछ दूर तक, इसके बाद फिर घटने लग जाएगी, तभी फिर जब इन्फिनिटी चले आएंगे तो फील्ड घटते घटते 0 हो जाएगी। यानी रास्ते में एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट आएगा, x की ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर फील्ड मैक्सिमम होगी, यानी हियर द फील्ड इज मैक्सिमम। और देखिए जहां पर फील्ड मैक्सिमम है वहां पर इस ग्राफ की स्लोप 0 होगी, और स्लोप 0 होने का मतलब dE/dx 0 होगा। यानी कि अगर हमें ये पता करना है कि भाई फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगी, तो हमें इसका डिफरेंशियल यानी dE/dx 0 से इक्वेट कराना रहेगा। तो फॉर मैक्सिमम फील्ड dE/dx इज इक्वल टू 0। पढ़ भी रखा है हम लोगों ने कि अगर किसी फंक्शन y का ग्राफ की स्लोप निकालनी हुई तो हमें dy/dx करना है। यहां पर फंक्शन e है, x का फंक्शन है, तो अगर इसकी स्लोप निकालनी होगी तो dE/dx करना पड़ेगा, और क्योंकि मैक्सिमम की बात हो रही है तो जहां मैक्सिमम होगा वहां पे dE/dx 0 होगा। तो अब हमें ये करना है, दिस इंप्लाइज dE/dx ऑफ kqx अपॉन a² प्लस x² होल पावर 3/2, इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा, फिर 0 से इक्वेट कराना पड़ेगा। तो देखिए kx बाहर निकल आएगा, कांस्टेंट है, kq बाहर आ जाएगा, सॉरी, dE/dx बचेगा x अपॉन a² प्लस x² होल की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। फिर ये kq कांस्टेंट है, ये आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद ये मिलेगा हम लोगों को। अब ये डिफरेंशिएट होगा uv रूल से, ऊपर u है फंक्शन, नीचे v है फंक्शन, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमने पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन में। ये आएगा डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, चलिए इसको करके दिखा दे रहे हैं, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। व्हाट इज डिनोमिनेटर? a² प्लस x² होल पावर 3/2 होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी a² प्लस x² का क्यूब इज इक्वल टू 0। इसमें जो फॉर्मूला लगा है वो ये वाला लगा है, ध्यान रखिएगा, d/dx u/v, तो ये होता है v du/dx माइनस v du/dx अपॉन v²। अब आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a² प्लस x² पहले डिफरेंशिएट करते हैं, 3/2, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, माइनस x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसकी पावर 3/2, चेन रूल लगेगा, 3/2 a² प्लस x² की पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि पावर 1/2। फिर इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² प्लस x² के डिफरेंशियल में a कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, x² का आएगा 2x इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 0 ही आएगा। अब हम लोग a² प्लस x² होल पावर 3/2 इज इक्वल टू, ये इसको इधर लेके आए तो ये हो जाएगा हमारा 3x², देखिए x और x² 3 बचेगा और 2 कैंसिल हो गया, a² प्लस x² होल पावर 1/2। अब हम लोग इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा a² प्लस x² इज इक्वल टू 3x², दिस इम्प्लाइज 2x² इज इक्वल टू a, x² इज इक्वल टू a/2 यानी x इज इक्वल टू रूट, ये a² होगा सॉरी, और ये आ जाएगा a/√2 प्लस b और माइनस b, यानी कि आगे भी और पीछे भी। तो हमने ये देखा कि मैक्सिमम फील्ड वहां पर होगी जहां पर x रेडियस का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट में
x बहुत छोटा होगा a के सामने, यानी मतलब ये कि जो भी रेडियस है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आगे नहीं आएंगे, बहुत थोड़ा सा आगे आएंगे, यानी जैसे ये रिंग हो गई तो बिल्कुल थोड़ा सा आगे हम लोग रिंग के हैं, ठीक है। तो इन दैट केस ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी, अब x बहुत छोटा हो गया a के सामने, तो एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट होगा a स्क्वायर के सामने, तो एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग, तो बचेगा a स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा, इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQX अपॉन A क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ये हो गई रिंग, चार्ज हो गया रिंग पे, ये सेंटर, ये एक्स एक्सिस या एक्सिस हो गई, इसको x कह देते हैं, राइट, रेडियस a, और इधर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर हो गया x यानी सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर पे x 0 होगा, फील्ड भी 0 होगा, आगे बढ़ेंगे फील्ड बढ़ेगी, जब हम पहुंचेंगे a/√2 तक, अभी हम लोगों ने निकाला था, तो फील्ड मैक्सिमम हो चुकी होगी तब तक। इसके बाद जब और आगे जाएंगे तो फील्ड अब कम होने लगेगी, कम होते होते इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगी। तो ये हो गया इस साइड का। अब देखिए इस साइड x पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, क्योंकि रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव। अगर इधर चले जाएंगे तो x हमारा नेगेटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही हो जाएगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। तो अगर जब x नेगेटिव है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव हो जाएगी, वो वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा, इधर का वेक्टर पॉजिटिव है तो उधर का वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा। तो इट विल गो लाइक दिस, यहां पर भी पीछे भी -a/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। तो ये ग्राफ हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके। अब अगर रिंग पे चार्ज बराबर से नहीं फैला है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, टोटल चार्ज अब भी है मगर Q ही है, बट ये चार्ज बराबर से नहीं फैला हुआ है, इस केस में देखिए हम पूरी फील्ड तो नहीं पता कर पाएंगे, बट हाँ ये है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पहली बात तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी की पूरी एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होगी, थोड़ा सा एक्सिस से हट के होगी, या नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, वो डिपेंड करता है चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं नीचे, एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस पे तभी होगी जब चार्ज बिल्कुल बराबर से फैला होगा, सिमेट्री होगी, तब एक्सिस पे आएगी। अभी बराबर से नहीं फैला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते नीचे की तरफ हो गई। तो हम इस फील्ड को तो नहीं पता कर पाएंगे, बट हाँ इस फील्ड के हम इस कंपोनेंट को पता कर लेंगे, यानी एक्सिस के अलॉन्ग, यानी ई एक्सिस, यानी इस फील्ड को नहीं पता कर पाएंगे, इसका कंपोनेंट हम पता कर सकते हैं, और ये कंपोनेंट इसी के बराबर होगा जो अभी निकाला था हम लोगों ने, KQX अपॉन A² + x² होल पावर 3/2। अब इसका प्रूफ अभी तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, आगे जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो उस रिलेशन को देखने के बाद हम समझ पाएंगे कि ये बात कैसे प्रूफ हो रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चार्ज रिंग, और अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, एन इलेक्ट्रॉन charge E and mass m is released on axis of a uniformly charged ring of radius a and charge plus q. What will be the time period of oscillations of the electron if it is released close to the center? तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक रिंग है और रिंग पे चार्ज है प्लस क्यू, रेडियस इसका a के बराबर है, और इसकी एक्सिस पे सेंटर के पास में ही एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये रिंग हो गई, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, ये रिंग का रेडियस है, ये इसकी एक्सिस है। मान लेते हैं सेंटर से x डिस्टेंस में हमने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, तो सेंटर से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, हम देख चुके हैं, KQX अपॉन A² + x² होल पावर 3/2। अब क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है रिंग के द्वारा और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया है, तो इलेक्ट्रॉन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, और ये फोर्स बराबर होगा छोड़ा गया चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, F इज इक्वल टू KQEX अपॉन A² + x² होल पावर 3/2। आगे देखिए, अब क्योंकि
फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इस पे फोर्स पीछे की ओर आएगा। नेगेटिव चार्ज पे फील्ड का उल्टा फोर्स आता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन के साथ, F इज इक्वल टू माइनस के क्यू ई एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि जिधर x है उसका उल्टा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ा गया तो फोर्स पीछे की तरफ आएगा। अब आगे देखिए, इसमें क्योंकि सेंटर के पास छोड़ा गया है तो इसका मतलब ये जो x है वो a के सामने छोटा होगा, तो फिर क्या मिलेगा, सिंस x वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू a, तो देयरफॉर हम वही करेंगे, एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे ए स्क्वायर के सामने, तो हमें फोर्स इतना मिल जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस के क्यू ई एक्स अपॉन ए क्यू। और देखिए ये सब कुछ तो हो गया कांस्टेंट, के ये तो 1/4πε0 है, ये चार्ज है, ये रिंग पे चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और ये रेडियस का क्यूब है, तो ये सब कुछ कांस्टेंट हो गया। तो हमने देखा F प्रोपोर्शनल टू x आ गया, तो देयरफॉर F प्रोपोर्शनल टू -x, दिस इंप्लाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं SHM में। तो टाइम पीरियड जो होगा वो SHM की प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो बराबर होगा 2π√m/k। अब यहां पर जो k आ रहा है ध्यान रखिएगा, वो ये वाला k नहीं है, 1/4πε0 नहीं है। ये जो k है ये SHM की इक्वेशन में जो आता है F इज इक्वल टू -kx, ये फोर्स कांस्टेंट ऑफ SHM है, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट की बात हो रही है यहाँ पे। अब अगर हम इससे कंपेयर कराएं तो k की जगह पे देखिए हमें ये मिल रहा है, जो कांस्टेंट मिल रहा है x के साथ वो ये पूरा मिल रहा है, 1/4πε0 QE अपॉन a क्यूब। देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, और k जो है वो ये पूरा हो गया, फोर्स कांस्टेंट ऑफ SHM जो है, तो उसमें ये वाला k आ गया जो कि 1/4πε0 है, QE अपॉन a क्यूब ऊपर निकल जाएगा। सो दिस इज योर टाइम पीरियड। तो होपफुली डिस्कशन समझ में आया होगा आप लोगों को, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फील्ड ड्यू टू आर्क, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। तो तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय करिए और पढ़ते भी रहिए।